हाय एवरीवन। इस क्लास में मैं आपको कवर कराने वाली हूँ एचटेट टीजीटी का जो आपका 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के जो आपके 60 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी भी एजुकेशनल वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट, फिलहाल हम अपने चैनल पर प्रैक्टिस डाल रहे हैं। इंग्लिश टीजीटी का और पीजीटी का तो आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। आप बस एक बार चैनल को चेक करके जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन इज ब्यूटी हर्ड अकॉर्डिंग टू द पोएम ब्यूटी बाई शूरे। जो ब्यूटी है पोएम किसने लिखी है भाई? शूरे। इसका फुल नेम क्या है? ई ए शूरे। ई ए शूरे ने लिखी है ये। कब सुनी जाती है ब्यूटी पोएट के अकॉर्डिंग? सनलाइट में, फार्म्स में, नाइट में या ट्रीज एंड बर्ड्स में? तो भाई इस पोएम में जो ब्यूटी ई ये शूरे ने बात की है, उसने बोला है कि ब्यूटी कब सुनी जाती है? रात के समय ब्यूटी सुनी जाती है। द ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट। सो इसका राइट आंसर है 3। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे हम, ठीक है? फुल एक्सप्लेन करते हुए चीजों को हम चलेंगे, इसीलिए टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सही ऑप्शन चूज करना है ब्लैंक को फिल करने के लिए। आई डैश अ लेटर टू हिम यस्टरडे। मैंने कल लेटर लिखा है, यानी पास्ट की बात हो रही है। रोट आएगा, हैव रिटन, हैव बीन राइटिंग या हैड रोट। देखिए, अगर बात यस्टरडे आ गया, यस्टरडे यानी एक टाइम स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कल लेटर लिखा जा चुका है, ठीक है? बात पास्ट में है और यस्टरडे आ गया, यहां पर सिंपल पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट, ठीक है? और सिंपल पास्ट फॉर्म यूज करेंगे तो सिंपल पास्ट फॉर्म के लिए हम क्या लगाते हैं भाई? रोट लगाते हैं। हैव रिटन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हैव रिटन तब लिखा जाता है जब उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन हो। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है ये, ठीक है? प्रेजेंट से कोई कनेक्शन हो, टाइम स्पेसिफाई नहीं होता है। हैव बीन राइटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी अभी पास्ट में काम शुरू होकर अभी तक चल रहा है। और हैड रोट नहीं होता, हैड रिटन होता है जो एक पास्ट एक्शन से पहले ही कोई दूसरा पास्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो यहां पर सिंपल पास्ट की बात की गई है, इसलिए फर्स्ट इसका राइट आंसर आएगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करना। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सही ऑप्शन चुनना है। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या है? अपना ही भोंपू बजाना, अपना ही बाजा बजाना। टू मेक म्यूजिक यानी कुछ गाना बजाना। टू रिवील समथिंग, कुछ रिवील कर देना, जोर से बोलना। या टू बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, यानी अपना ही गुणगान बेवजह करते रहना, ठीक है? अपनी ही बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते रहना, उसका मतलब होता है टू बोस्ट। और उसी का मतलब होता है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी अपना ही भोंपू बजाए जा रहे हो, अपनी बातों का गुणगान करे जा रहे हो। टू रिवील समथिंग के लिए या फिर टू रिवील द सीक्रेट, इसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिल द बीन्स। क्या बोलते हैं? स्पिल द बीन्स, ठीक है? और ये आ चुका है पेपर में ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94 क्वेश्चन है नेक्स्ट। fill in the blank with the correct option in the sentence this is his book। his is an, ये जो सेंटेंस है his book, this is his book, इसमें his क्या है ये बताना है आपको। सो एक एक करके देख लेते हैं, सभी एक एक करके क्या है भाई। दिस है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, बुक आपका हो गया नाउन। अब हिज क्या है यहाँ पर भाई? हिज किसके बारे में बता रहा है? कि ये उसकी किताब है। किताब के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दी जा रही है ना। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ही, शी, इट, दे, वी, ये सब प्रोनाउन होते हैं। नाउन जितने भी नेमिंग वर्ड्स है वो नाउन होते हैं। जैसे यहाँ पर बुक है, ये नाउन है। एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताए, और एडवर्ब जो वर्ब, एडवर्ब या दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताए। अब आपसे पूछा हिज, देखो जब भी आपसे किसी एक वर्ड के बारे में पूछा जाए ना पेपर में कि आपको इस वर्ड के बारे में बताना है कि ये क्या है, तो आप क्या करोगे? उसको पहले गोला लगा लो। और अब वो देखो कि ये किसके बारे में बता रहा है। दिस इज हिज बुक। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बता रहा है? कि ये किताब उसकी है। अब इस दिस से तो कोई लेना देना नहीं है भाई, ये किताब, ये का हिज से लेना देना नहीं है। हिज बुक, ये किताब उसकी है। किताब के बारे में और जानकारी दी गई है कि किताब किसकी है। तो किताब क्या है? एक नाउन है। और जो वर्ड नाउन के बारे में और जानकारी दे उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है? सो इसका राइट आंसर है 3।
क्लियर हुआ? चले आगे, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। प्लीज राइट डैश इंक, डोंट यूज अ पेंसिल। इंक से लिखिए, इंक में लिखिए, पेंसिल का इस्तेमाल मत कीजिए। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, पेन की बात करते हैं, तो इंक की बात, यहां इंक किससे डिनोट हो रही है? इंक का मतलब क्या है यहाँ? इंक, एक सेकेंड, इंक का मतलब क्या है? इंक का मतलब है पेन। तो जब भी हम इंक की बात कर रहे हैं, ऐसी चीजों के लिए हमेशा इन यूज करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या यूज करते हैं? इन। ठीक है, प्लीज राइट इन इंक, डोंट यूज अ पेंसिल। ठीक है, इन इंक। बाय का मतलब होता है के द्वारा, विद का मतलब के साथ, ऑन का मतलब ऊपर। ये तीनों ऑप्शन पेन के लिए यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगर विद होता, देखो इंस्ट्रूमेंट में होता, विद होता, प्लीज इट विद पेन, लेकिन पेन नहीं, इंक बोला है। इन इंक, इंक में लिखो, इंक में ही लिखोगे ना, इंक के साथ, इंक के द्वारा नहीं लिखा। द्वारा तो पेन के द्वारा लिखा जाता है, तो मैंने बोला ना इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इन इंक, इंक में लिखो। भाई स्याही में लिखा जा रहा है ना, सेंस बना के हिंदी में देख लेना। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। गेस्लर डाइड ऑफ, गेस्लर किसकी वजह से मर जाता है? कहां से लिया गया है? कौन से चैप्टर का कैरेक्टर है भाई गेस्लर? सब एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, बिल्कुल एकदम फुल एक्सप्लेनेशन वाली क्लास है ये। गेस्लर कौन सा कैरेक्टर, कौन से चैप्टर का कैरेक्टर है भाई? क्वालिटी का। ठीक है, क्वालिटी। लिखा किसने है मैम ये क्वालिटी? ये और बता दो। जॉन गैल्सवर्दी ने लिखा है, सब बताएंगे। ठीक है, फुल एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। जॉन गैल्सवर्दी ने लिखा है क्वालिटी, एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें जो गैसलर होता है वो बूट मेकर होता है, जूते बनाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जूते बनाता है। होता क्या है, बाद में मार्केट में बहुत फैंसी फैंसी दुकान आ जाती है जिनके होर्डिंग्स लगे हैं बहुत फैंसी, उनके ऊंचे दाम है और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो ना तो अपनी दुकान को फैंसी बनाता है, ना दाम बढ़ाता है, और अच्छी क्वालिटी मेंटेन करता रहता है, और आखिर में वो भुखमरी के कारण मर जाता है। तो किसके कारण मरता है भाई? सोरो के कारण नहीं, शॉक ब्रदर्स डेथ के कारण नहीं, शॉपकीपर की क्रूअल्टी के कारण नहीं, वो स्टारवेशन के कारण मर जाता है। ठीक है, भुखमरी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फाइट बिटवीन स्नेक एंड द mongoose, विच ऑफ दीज हर्ल्ड themselves एट द कोबरा? स्नेक और mongoose की जब फाइट होती है तो कौन कोबरा को हर्ल कर लेते हैं? क्रो और माइना, स्क्विरल, ओनली क्रो या ओनली माइना? भाई अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपको पता है जो स्नेक और मंगूज की जो फाइट होती है, ठीक है, उसमें जो क्रो और माइना है वो क्या कर लेते हैं? कोबरा की तरफ हर्ल कर लेते हैं अपने आप। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अगर नहीं देखी है तो चैनल पर कंप्लीट एनसीईआरटी करा रखी है भाई, जाके देख लेना। नेक्स्ट देखिए, हु इज कलुआ इन द स्टोरी चांदनी? चांदनी स्टोरी में कलुआ कौन है भाई? चांदनी कौन है? चांदनी है बकरी, गोट। ठीक है, चांदनी पूछा जाएगा तो गोट है। और कलुआ कौन है? कलुआ है चांदनी की सिस्टर। ठीक है, कलुआ कौन है? चांदनी की सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। शी इज डैश देन स्टूपिड, वो शी इज डैश देन स्टूपिड, लेजियर, मोर लेजियर, लेजी, मोर लेजी, यानी बेवकूफ तो वो है ही है और उससे ज्यादा क्या है? लेजी, आलसी है। अब इसमें क्या आएगा? देखो, जब भी हम एक ही पर्सन की दो ट्रेट्स को कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री वाला क्वेश्चन है ये, जब भी हम एक ही पर्सन के दो ट्रेट्स को कंपेयर करते हैं तो उसमें ईआर वाले एडजेक्टिव नहीं आते हैं। ठीक है, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो या तो उसकी कोई कमी बता रहे हैं या उसकी कोई क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो उस एडजेक्टिव में कभी भी ईआर ऐड नहीं होगा, तो ये ईआर वाले काट दो। ठीक है, अब आया लेजी, मोर लेजी। जब यहां देन है तो मोर आएगा ही आएगा, मोर के साथ एडजेक्टिव की सिंपल बेस फॉर्म आएगी, कोई ईआर नहीं आएगा। ठीक है, सो शी इज मोर लेजी देन स्टूपिड। क्लियर हुआ ये बात? जब भी हम एक पर्सन की दो क्वालिटी को या दो कमियों को, दो विशेषताओं को कंपेयर करते हैं, दो ट्रेट्स को, तो ईआर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन? कौन सा कलेक्टिव नाउन है, एक एक करके देख लेते हैं। वुमेन, वुमेन तो भाई कौन सा है? कॉमन नाउन है। ठीक है, वुमेन क्या है? कॉमन नाउन है। पार्लियामेंट, सांसदों का जो ग्रुप होता है जहां सांसद बैठते हैं उसको बोलते हैं पार्लियामेंट, तो एक कलेक्शन है, और कलेक्शन को, ग्रुप को, झुंड को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। चाइल्डहुड एक अवस्था है जिसको देखा नहीं,
जिसको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, कोई अवस्था हो, कोई फीलिंग हो, उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अमूर्त। और हेट्रेड, हेट्रेड क्या है भाई, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, ठीक है, क्योंकि इसको छुआ नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हमारा पार्लियामेंट सही आंसर है, पार्लियामेंट कलेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसेज 101 से 105 तक। पैसेज को पढ़ लेते हैं फटाफट से। लेट मी टर्न टू अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस। यहां बात करते हैं कि भाई चलो छोटा सा एक डिस्कशन करते हैं बेसिक एस्पेक्ट्स को, कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के पीछे विचारधारा क्या होती है। फर्स्ट इट मस्ट बी एम्फसाइज दैट नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस इज नॉट अ मेथड फॉर कावर्ड्स। पहले तो इस बात पर बल दिया जाना चाहिए, एम्फसाइज मतलब बल देना, एम्फसाइज मतलब बल देना। पहले तो इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि नॉन वायलेंट यानी जो अहिंसा है वो कावर्ड्स के लिए मेथड नहीं है, यानी बुजदिलों के लिए एक मेथड नहीं है। इट डज रेजिस्ट, ये रेजिस्ट करता है। इफ वन यूजेस दिस मेथड बिकॉज ही इज अफ्रेड और मेरली बिकॉज ही लैक्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस, ही इज नॉट ट्रूली नॉन वायलेंट। भाई ऑथर यहां पर क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई अहिंसा सिर्फ इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास हथियार नहीं है, तो फिर वो अहिंसक नहीं है, क्योंकि उसकी विचारधारा तो हिंसा की है ना। भाई अगर आप सिर्फ मुझे इसीलिए अटैक नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं मार रहे हो क्योंकि आपके पास हथियार नहीं है, वरना तो आप आरती मैम को उड़ा देते गोली से, तो फिर आप अहिंसक नहीं हो। आपकी विचारधारा फिलॉसफी हिंसा वाली है, सिर्फ आप कमजोर पड़ रहे हो, तो वो अहिंसा नहीं होती। असल में अहिंसा कौन सी है? This is why Gandhi often said that if cowardice is the only alternative to violence, it is better to fight. इसलिए गांधी जी क्या कहते हैं कि अगर आप सिर्फ डरपोक, डर की वजह से हिंसा नहीं कर रहे हो, तो फिर इससे अच्छा तो आप कर लो हिंसा, है ना। अगर आप सिर्फ इसीलिए नहीं मार रहे हो, इसीलिए हिंसा नहीं कर रहे हो कि आपके पास हथियार नहीं है या फिर आप बुजदिल हो, आपको डर लग रहा है हिंसा करने से, वरना आप कर देते, तो इससे अच्छा तो आपको फाइट कर लेना चाहिए। He made this statement conscious of the fact that there is always another alternative. वो कहते हैं कि अगर कोई ये कहता है ना कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमेशा सबके पास दूसरा ऑप्शन होता है, ठीक है। ये बात कह के मत बचो कि हमने तो हिंसा इसलिए की क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा नहीं है, सबके पास दूसरा ऑप्शन होता है। No individual or group needs submit to any wrong, nor need they use violence to right or wrong. वो कहते हैं कि किसी ग्रुप को जरूरत नहीं है कि किसी गलत के आगे झुके। भाई हिंसा ना करने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी की गलत बातें माननी है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप हर बार हिंसा करके ही अपनी बात को साबित करो। देयर इज द वे ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, एक तरीका होता है अहिंसा से अपनी बात का विरोध करने का। अगर भाई आपको किसी की बात समझ में अच्छी नहीं लग रही है तो आप विरोध करो, लेकिन जरूरी नहीं कि हिंसा के साथ ही विरोध करो। आप अहिंसक होके बिना मार धाड़ के भी बातों का विरोध कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? दिस इज अल्टीमेटली ऑफ द वे ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन। और वो कहते हैं यही तरीका है एक मजबूत इंसान का। मतलब जो इंसान हिंसा करता है वो मजबूत नहीं है, जो इंसान हिंसा नहीं करता वो मजबूत बताया गांधी जी ने। द मेथड इज पैसिव फिजिकली बट स्ट्रांगली एक्टिव स्पिरिचुअली। वो कहते हैं फिजिकली तो ये मेथड पैसिव लग सकता है कि भाई आप हिंसा नहीं कर रहे हो, बैठे हो आराम से, कुछ गलत हो रहा है आप सह रहे हो चुपचाप, तो फिर ऐसा लग सकता है अरे यार बताओ कितना डरपोक है, बताओ इसके हाथ पैर मार नहीं सकता, ठीक है। लेकिन वो मेथड स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव है, वो लोग स्पिरिचुअली बहुत अवेकन्ड होते हैं, बहुत काम, शांत और स्ट्रांग होते हैं। इट इज नॉट पैसिव नॉन रेजिस्टेंस टू एविल। वो कहते हैं कि ये पैसिव नॉन रेजिस्टेंस नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि मतलब आप पैसिव हो, आप किसी चीज में भागीदारी नहीं ले रहे हो। इट इज एन एक्टिव नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, कि आप अहिंसक हो फिर भी आप कर रहे हो विरोध, बुराई का विरोध करना है लेकिन अहिंसा के साथ करना है। सेकेंड बेसिक फैक्ट दैट कैरेक्टराइजेज नॉन वायलेंस इज दैट इट डज नॉट सीक टू डिफीट और ह्यूमिलिएट द अपोनेंट। वो कहते हैं दूसरा बेसिक फैक्ट पता है क्या है? दूसरा बेसिक फैक्ट ये है कि जो नॉन वायलेंस इज दैट इट डज नॉट सीक टू डिफीट। नॉन वायलेंस, अहिंसा सिर्फ इसलिए नहीं अपनानी है आपको कि दूसरों को आपको हराना है, दूसरों की बेइज्जती करनी है, बट टू विन फ्रेंडशिप। भाई दूसरों की, आपको अहिंसा क्या सिर्फ इसलिए करना चाहते हो कि ठीक है आप दूसरों की बेइज्जती नहीं करना चाहते, दूसरों को हराना नहीं चाहते? नहीं, कारण ये नहीं होना चाहिए। कारण ये होना चाहिए उसके पीछे कि आप दूसरों की दोस्ती जीतना चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग जीतना चाहते हो, ठीक है। द नॉन वायलेंट रजिस्टर मस्ट ऑफन एक्सप्रेस हिज प्रोटेस्ट। वो कहता है कि जो नॉन वायलेंट रजिस्टर है, यानी आप किसी की बात का विरोध करो,
कर सकते हो, बस हिंसा नहीं करनी। फिर हिंसा बिना किए कैसे करें? हिज प्रोटेस्ट थ्रू नॉन कोऑपरेशन और बाइकआउट्स, आप समर्थन मत दो, आप बाइकआउट कर दो, उनकी चीजें खरीदना बंद कर दो, उनसे तालमेल रखना बंद कर दो, इस तरीके से आप कर सकते हो। बट ही रियलाइजेज दैट दीज आर नॉट एंड्स देमसेल्फ, लेकिन गांधी जी को फिर ये भी रियलाइज होता है कि ये अंत मतलब एंड्स, खाली एंड्स का मतलब डिजायर, ये डिजायर नहीं है, ये इच्छा थोड़ी ना, ये हमारा एम थोड़ी है, ये हमारा गोल थोड़ी है। दे आर मेरेली मीन्स टू अवेकन, इनसे तो सिर्फ एक सेंस ऑफ मोरल शेम जागृत होगी अपोनेंट के अंदर, भाई हमारे जो सामने वाला है बस उसको शर्म आ जाएगी। द एंड इज रिडम्पशन एंड रिकंसिलेशन, असल में जो हमारा गोल है, जो हमारा एम है, वो क्या होना चाहिए? रिडेम्पशन। रिडेम्पशन यानी, रिडेम्पशन का मतलब होता है कि आप सुलह कर लो, है ना। रिकंसिलेशन का मतलब होता है सुलह करना, मेल मिलाप करना। रिडेम्पशन का मतलब होता है आप यानी प्यार मुलाइजा बढ़ा लो, ठीक है, आप प्यार मुलाइजा बढ़ा लो, सुलह कर लो, फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट गोल होना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, कौन सी चीज सही है? द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस इज नॉट अ मेथड फॉर ब्रेव, जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है वो ब्रेव के लिए मेथड नहीं है भाई, वो तो ब्रेव के लिए ही मेथड है ना, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस तो ब्रेव के लिए ही है, ठीक है। इट इज बेटर टू फाइट देन बीइंग नॉन वायलेंट, कि पैसेज में ये कहा गया है कि नॉन वायलेंट होने से अच्छा लड़ो, नहीं, ये कहा गया है कि अगर आप डरपोक होकर अगर आप डर की वजह से सिर्फ नॉन वायलेंस कर रहे हो तो फिर आप इससे बढ़िया लड़ लो। द डिस्कशन इन द पैसेज इज अबाउट द सोशियो साइको एस्पेक्ट्स ऑफ वायलेंस, पैसेज में डिस्कशन ऑफ सोशियो साइको एस्पेक्ट का है, कॉवर्ड्स कैन नॉट गो फॉर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। हाँ, ये बात की गई कि कॉवर्ड्स यानी बुजदिलों के लिए नहीं है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ये तो स्ट्रॉन्ग इंसान कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बंदे, यही बात तो बोली गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज नॉन वायलेंट मेथड इज, पैसेज के अकॉर्डिंग जो नॉन वायलेंट मेथड है वो क्या है? एक्टिव वायलेंट फाइट अगेंस्ट एविल, एक्टिव वायलेंट फाइट है, हिंसक लड़ाई है, नहीं। पैसिव ब्रूटल फाइट, गंदी लड़ाई है एविल के अगेंस्ट, नहीं। पैसिव फिजिकली बट एक्टिव स्पिरिचुअली, बिल्कुल यही तो बात की गई है कि फिजिकली तो पैसिव है लेकिन स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव है, बहुत स्ट्रांग है। पैसिव नॉन रेजिस्टेंस नॉट एविल, नहीं, ये बात थर्ड ऑप्शन सही है इसका। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अच्छी लग रही है एक्सप्लेनेशन तो लाइक जरूर करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? इट एम्स टू डिफीट एंड इंसल्ट द अपोनेंट, कि नॉन वायलेंस इसीलिए होता है कि सामने वालों को हराना है और उसकी बेइज्जती करनी है कि हमने नॉन वायलेंस नहीं की, नहीं, ये नहीं बोला गया है। इट सीक्स टू विन ओवर द अपोनेंट्स फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल, कि सामने वाले की दोस्ती जीतनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जीतनी है, इसीलिए तो किया जा रहा है। नेक्स्ट, इट डजंट सीक टू रिडीम और रिकंसाइल करने के लिए नहीं भाई, रिडेम्पशन और रिकंसिलेशन के लिए तो करना है, डजंट नहीं आएगा, करना ही है, उसके लिए भी गलत है। रिजेक्शन ऑफ बॉयकॉट्स, रिजेक्शन नहीं, बॉयकॉट करने और नॉन कोऑपरेशन के साथ, ठीक है, ये भी गलत है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लोअर द सेल्फ डिग्निटी, किसी की सेल्फ डिग्निटी को, किसी की इज्जत को कम करना, उसका क्या मतलब होता है? ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी की ज्यादती करना किसी के साथ, ठीक है, किसी की बेइज्जती करना। डिफीट मतलब किसी को हराना। मॉरल शेम मतलब शर्म, किसी को शर्मदार करना। रिकंसिलेशन मतलब किसी के साथ सुलह कर लेना। तो लोअर द सेल्फ डिग्निटी, किसी की इज्जत को कम करना, उसको होता है ह्यूमिलिएट, किसी को नीचा दिखाना, उसकी बेइज्जती करना। नेक्स्ट है, पिक द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पिक द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गोल्स और डिजायर्ड रिजल्ट। एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है भाई पहलू, एक एक बता देती हूँ। एस्पेक्ट यानी सभी पहलुओं पे बात कर लेते हैं। एंड्स, एंड्स का मतलब होता है गोल, है ना, लास्ट में क्या हमारा गोल है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है धरना, धरना जो प्रदर्शन कर देते हैं। और मीन्स का मतलब होता है मायने, मीन्स मतलब तरीके, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, तरीके, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो यहां पर पूछा आपका गोल्स और डिजायर्ड रिजल्ट, उसका मतलब होता है एंड्स, ठीक है। एंड्स, एंड नहीं, एंड मतलब अंत, एंड्स मतलब गोल, डिजायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए, Why did the king send messenger throughout the kingdom in the story? 3 क्वेश्चन, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन लिखी किसने है? सबसे पहले तो ये बता दो मैम, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय ने। अब भाई राजा ने मैसेंजर्स क्यों भेजे थे?
टू लुक फॉर वाइज हर्मिट, हर्मिट को पकड़ने के लिए नहीं, हर्मिट को पकड़ने के लिए नहीं, वाइज लोगों को पकड़ने के लिए। उसमें वो पकड़ के हर्मिट को लाए थे, लेकिन हर्मिट को पकड़ने के लिए थोड़ी भेजा, तो उनको थोड़ी ना पता था बाद में हर्मिट मिलेगा। राजा ने तो बोला था भाई ऐसे वाइज लोगों को पकड़ के लाओ जो मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे सके, ठीक है। तो लुक फॉर वाइज हर्मिट नहीं, वाइज लुक फॉर वाइज मैन, मिला कौन था, हर्मिट, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया। टू फेच वाइज मैन, बिल्कुल वाइज मैन पकड़ने के लिए भेजा था। टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु वुड आंसर द क्वेश्चन, बिल्कुल ये भी बोला था राजा ने कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा। टू कैच द बियर्डेड मैन, दाढ़ी मूछ वाला आदमी पकड़ने के लिए नहीं। अब इसमें देखो आप बोलोगे मैम ने दोनों टिक लगा दिए, हाँ जी, क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था इसमें यही ग्लिच था कि इसमें दोनों ऑप्शंस को सही माना है आपकी बोर्ड ने, 2 को भी सही माना है, 3 को भी सही माना। ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। आंसर की फाइनल आंसर की में दोनों को सही माना है, ठीक है भाई। चले आगे, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर दी ओल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ाने के पुराने मेथड कौन से हैं। बाइलिंगुअल मेथड, एक एक देखेंगे कौन किसने दिया है कैसे क्या। बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया भाई, CJ डॉडसन ने, किसने दिया है, CJ डॉडसन ने। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड दिया है HE पाल्मर ने, किसने दिया है, HE पाल्मर ने। एक सेकेंड, नेक्स्ट है डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड किसने दिया है भाई, माइकल वेस्ट ने। डॉक्टर वेस्ट मेथड किसने दिया है, माइकल वेस्ट ने। और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ये आपके सबसे पुराने मेथड है, ओल्ड मेथड, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड क्या कहता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि सारी बात पता चल जाए। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है भाई, बाइलिंगुअल मेथड कहता है कि जैसे आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, अब आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आपकी जो मदर टंग है वो हिंदी है, हरियाणवी है, तो कहने का मतलब है जहां जहां आपको इंग्लिश समझ में आ रही है वेल एंड गुड, लेकिन जहां जहां मुझे जरूरत है समझ में नहीं आ रही है वहां मैं बाइलिंगुअल हो सकती हूँ, यानी आपकी मदर टंग का, आपकी नेटिव लैंग्वेज का मैं यूज कर सकती हूं, उसमें कोई समस्या नहीं, ये कहता है बाइलिंगुअल मेथड। ये नया मेथड है, न्यू मेथड है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड में क्या होता है, एक टाइप की टेबल बना देते हैं ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। यहां जैसे सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, है ना, आपका पूरा एक कॉलम सा बना के दे दिया। आप एक फॉर्मूला को उठाकर आप कई सारे वो बना सकते हो, ये भी आपका काइंड ऑफ नया मेथड है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ये तो इसका नाम में न्यू आ गया। और ये रीडिंग मेथड है, ये और बता देती हूँ, ये क्या है भाई, रीडिंग मेथड है। फिर ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये सबसे पुराने मेथड है, यही पूछा गया है, मैं ये इरेज कर देती हूं। यही पूछा गया है इसमें कि पुराने मेथड कौन से हैं, तो पुराना आपका यही है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में क्या होता है, इस मेथड में सीधा सीधा ट्रांसलेट करते हैं ग्रामर को, ठीक है, रूल बताते रहते हैं, बस रूल रूल रूल, इसमें कन्वर्सेशन नहीं होती है, कोई कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस नहीं होती है, डायरेक्ट रूल टू रूल चलता है। भर भर के ग्रामर सिखाते हैं, भर भर के सेंटेंसेस, भर भर के वोकैबुलरी, राइटिंग प्रैक्टिस, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, बोलने वाली इंग्लिश सुधरती नहीं है, इसीलिए इसका ड्रॉबैक है, ठीक है, इसीलिए बाइलिंगुअल मेथड आया। डायरेक्ट मेथड की जगह बाइलिंगुअल मेथड आया। डायरेक्ट मेथड क्या है, इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश ही बोलोगे, होता नहीं था बीच में स्कूल में, होने गया था, आपको पता होगा कि भाई इंग्लिश नहीं बोले तो 10 रुपए का जुर्माना है, क्लास में टीचर्स इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएगी, एक लाइन हिंदी नहीं बोलनी है, ये तरीका पढ़ाने का नहीं होता है, ठीक है। तो ये ओल्ड मेथड है। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक और बता दूं मैं, है इस क्वेश्चन को कैसे बच्चों ने और सॉल्व किया होगा कभी जब किया था। इसमें पूछा है मेथड्स, मेथड्स, मेथड्स प्लूरल है, यानी 2 मेथड्स की बात की गई होगी, तो ओल्ड मेथड्स ये एक ही है, सिंगल तो गलत, सिंगल तो गलत, सिंगल तो गलत, ये 2 हैं तो ये सही। ट्रिक भी आ गई है ना, ऐसे भी पकड़ना है हमें चीजों को, कई बार जब नहीं आता ना तो इसी को तुक्का बोलते हैं, और कोई तुक्का नहीं होता। हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, डेजर्ट का इंचार्ज कौन था, कैमल, मैन, जिन या हॉर्स एंड द डॉग। कौन से चैप्टर से लिया गया है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, किसने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग। किसने लिखा है भाई,
रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। ठीक है, इंचार्ज कौन था डेजर्ट का? जिम था। कैमल तो आलसी था, उसको तो हम्प मिल गया, मैन नहीं। हॉर्स एंड द डॉग, ये दोनों भाई उसमें काम करते थे, शिकायत करते थे जिनको जाकर कि कैमल तो कुछ करता नहीं, इसको कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ भी काम नहीं करता, आलसी बैठा रहता पूरे दिन, है ना। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनना है। द अनहैप्पी स्कूल बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ टू, किससे लिया गया? स्कूल बॉय की बात हो रही है, स्कूल बॉय पोयम है, किसने लिखी है बताओ? स्कूल बॉय पोयम है, लिखी किसने है? विलियम ब्लेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। ठीक है भाई, एक एक एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूं, बिल्कुल हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन को। अब अनहैप्पी है वो, खुश नहीं है वो लड़का स्कूल जाके बिल्कुल भी। कैसा महसूस कर रहा है? केज्ड बर्ड, पिंजरे में बंद पक्षी की तरह, और विदर्ड प्लांट यानी सूखे हुए पौधे की तरह, सिंगिंग स्काईलार्क, गाती हुई स्काईलार्क्स की तरह। अरे नहीं भाई, भाई साहब वो लड़का तो बिल्कुल मायूस हो गया है पिंजरे में बैठ कर, बिल्कुल उसमें स्कूल में जाकर। समर फ्रूट्स की तरह नहीं, हंट्समैन की तरह नहीं, वो लड़का तो ऐसा महसूस कर रहा है जैसे वो पिंजरे में बंद कर दिया उसको, स्कूल जाना उसको नहीं पसंद बिल्कुल भी, उसको तो आजाद रहना है। ऐसा लग रहा है कि पौधे में से जान निकाल ली हो किसी ने। ठीक है, उस लड़के को नहीं जाना स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इन द सेंटेंस शी गेव हिम अ प्रेजेंट, हिम इज अ, हिम को मैंने बताया ना, जिसका पूछा उसको पहले गोला लगा दो। लगा दिया गोला। शी गेव हिम अ प्रेजेंट, एक एक करके देख लेते। शी क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। गेव क्या है? वर्ब है। हिम क्या है? देखो प्रेजेंट क्या है भाई? ऑब्जेक्ट भी तो होगा ना, है ना, ऑब्जेक्ट भी तो होगा। ये अब बच गया पूरा, तो कुछ ऑब्जेक्ट तो है इसमें सेंटेंस में, तो ये तो है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर सिंपल होता शी गेव अ प्रेजेंट, तो प्रेजेंट हो जाता ऑब्जेक्ट। फिर भी ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते? एक सेकेंड, यहां नहीं लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल सेंटेंस में होता है शी गेव अ प्रेजेंट, तो भी वो जो प्रेजेंट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि वो अकेला है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। होता वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो चीज वस्तु दी जा रही है, जो काम किया जा रहा है, सीधा जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, सीधा जो चीज हुई है। इनडायरेक्ट जिसके माध्यम से हुई है, जिसके द्वारा हुई है, जिसके लिए हुई है। अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो है प्रेजेंट, एक है हिम। प्रेजेंट ये दिया गया है तो ये डायरेक्ट है भाई, इसी को दिया गया है ना, इसी चीज को दिया गया, इसी वस्तु को दिया जा रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके द्वारा दिया गया, किसके लिए घुमा फिरा के सारा ड्रामा हुआ है? हिम के लिए हुआ है, हिम को दिया है भाई ये प्रेजेंट। शी गेव हिम अ प्रेजेंट, तो ये हिम क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? तो आपसे हिम पूछा था, तो हिम क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको पता है, जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है, बाकी उसको सारे को छोड़ के वो विधेय यानी प्रेडिकेट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बता दिया, कंफ्यूज गलती तो नहीं करोगे ना अब इसमें। जिसको दिया जाए, जिस चीज को, जिस वस्तु को दिया जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए, जिसके द्वारा, जिसके लिए ड्रामा किया गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? चले आगे, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which plan succeed in spite of a final problem in Dad and the Cat and the Tree? किस, ये पोयम है भाई डैड एंड द कैट एंड द ट्री। किसने लिखी है ये पोयम? किट राइट ने लिखी है। कैट किट ऐसे याद कर लेना, कैट किट किट कैट बन गया ना, चॉकलेट का नाम बन जाए बस। डैड कैट किट कैट, ठीक है। डैड एंड द कैट एंड द ट्री, किट राइट ने लिखी है। प्लान बी, प्लान ए, प्लान डी, प्लान सी। भाई इसमें वो जो डैड होता है ना, वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है, फिर वो गिर जाता है, फिर वो टहनी पे आता है, फिर वो दीवार पे कूद जाता है, ऐसे करके उसके दो प्लान खराब हो जाते हैं। तीसरे प्लान जाके उसका सक्सेसफुल होता है। कौन सा प्लान सक्सेसफुल होता है? तीसरा। तो प्लान बी नहीं, प्लान ए नहीं, प्लान सी उसका सक्सेसफुल हो जाता है। प्लान डी तक तो पहुंचता ही नहीं, क्योंकि प्लान आपका सी ही सक्सेसफुल हो जाता है। चले आगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ के जरूर जाना, बिना एनसीईआरटी पढ़े बेड़ा पार होगा नहीं एनसीईआरटी का। Which one of the following is true of the translation कम ग्रामर मेथड? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में कौन सी बात सही है? इट लैक्स कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, बिल्कुल कन्वर्सेशन उसमें होती नहीं है, मैंने आपको बता दिया। उसमें भर भर के ग्रामर होती है, भर भर के उसमें रूल्स होते हैं, भर भर के उसमें रिटर्न वोकैबुलरी होती है। कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट इजीली टेस्टेड, भाई कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर की, वो तो आराम से टेस्ट हो जाती है, सब कुछ लिखित में ही है। पूरे रूल्स, पूरे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट सब कुछ हो रहा है उसमें, तो नॉट नहीं, इजीली टेस्टेड, ये गलत है।
ठीक है, कौन सी ट्रू है ये बात बतानी है। ग्रामर इज इग्नोर्ड, अरे ग्रामर इग्नोर्ड नहीं, उसमें तो भर भर के ग्रामर है, ये भी गलत है। स्टूडेंट्स वोकेबलरी रिमेन्स लिमिटेड, लिमिटेड कैसे, सारा ही काम लिखने का हो रहा है, जी नहीं। ठीक है, तो इट लैक्स कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, ये उसका ड्रॉबैक है, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस नहीं होती उसमें बिल्कुल भी। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच टाइम डज द एलिफेंट टेक टू लर्न द मास्टर कॉल। एलिफेंट को कितना समय लगा मास्टर कॉल लेने में, कहां से ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एलिफेंट वाला, ब्रिंगिंग अप करी से, ब्रिंगिंग अप करी से। एक सेकेंड, पेन थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। लिखी किसने है भाई ब्रिंगिंग अप करी, धन गोपाल मुखर्जी ने। किसने लिखी है, धन गोपाल मुखर्जी ने। धन गोपाल मुखर्जी ने लिखी है। एलिफेंट को कितना टाइम लगता है भाई मास्टर कॉल लेने में, 5 साल लगते हैं इसमें। कितने साल लगते हैं, 5 साल। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शन दैट कैन मीनिंगफुली रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। मीनिंग बताना है इस वर्ड का, ये जो एक्सटिंग्विश्ड है। द फायरमैन एक्सटिंग्विश्ड द फायर, एक्सटिंग्विश मतलब आग को क्या कर दिया, बुझा दिया है फायरमैन ने। तो बुझाने को भाई क्या बोलते हैं, पुट डाउन। पुट डाउन को बोलते हैं किसी चीज को कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना, उसके लिए होता है रिजेक्शन के लिए, रिजेक्ट कर देना, कैंसिल कर देना। पुट आउट यानी फायर के लिए, बुझाने के लिए, बंद करने के लिए, है ना, कम करने के लिए, इसके लिए यूज करते हैं। पुट ऑफ यानी किसी चीज को बिल्कुल बंद कर देना, खत्म कर देना। और पुट ऑन मतलब किसी चीज को चालू करना। तो यहां पर क्या है, एक्सटिंग्विश्ड, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, सही पुट आउट फ्रेजल वर्ब यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, टू होम डिड अलगू सेल बुलक, अलगू ने अपना बुलक किसको बेचा। कौन से चैप्टर से है पहले ये बताइए, अलगू जुम्मान कौन से चैप्टर के कैरेक्टर हैं, ये हैं भाई द फेयर प्ले के। किसके हैं, द फेयर प्ले के। लिखा किसने है द फेयर प्ले, ये जो फेयर प्ले है किसने लिखा है, ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। अब अलगू ने इसमें अपना बुलक किसको बेचा है भाई, जुम्मान मत लगा देना बिल्कुल भी। हाँ, कभी जुम्मान लगा दो, उसका और उसका जुम्मान का झगड़ा हो गया था, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, नहीं। जुम्मान और अलगू का झगड़ा हो गया था, बाद में अलगू ने बिल्कुल सही उसको मतलब फेयर डिसीजन लिया बिना अपने झगड़े के बावजूद, इसीलिए इसका नाम फेयर प्ले रखा। लेकिन अलगू ने अपना बुलक किसको बेचा था, समझू साहू को। किसको बेचा था भाई, समझू साहू को बेचा था। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच कंटेन्स अ जिरंड। सेंटेंस पहचानना है जिसमें जिरंड हो। जिरंड क्या होता है भाई, पहले ये बता देते हैं। जिरंड और पार्टिसिपल, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ing लगा हो, ये तो इनकी पहचान है। हमेशा V1 के साथ ing लगा हुआ, ये तो इनकी पहचान है। और ये V1 प्लस ing अगर नाउन की तरह एक्ट कर रहा है सेंटेंस में तो वो जिरंड है, और वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल की तरह एक्ट कर रहा है तो वो पार्टिसिपल है। ठीक है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो जिरंड है। जिरंड पूछा गया है, ही इज फॉन्ड ऑफ राइडिंग। अब देख लेते हैं वर्ब की तरह कहां एक्ट कर रहा है और नाउन की तरह कहां कर रहा है। पहले तो V1 प्लस ing वाला निकाल लो, ये V1 ing, ये V1 ing है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो इनको तो काट दो, इन पर तो ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि V1 प्लस ing होता है जिरंड। क्लियर। ही इज फॉन्ड ऑफ राइडिंग, उसे राइडिंग का शौक है। ठीक है, राइडिंग कर तो नहीं रहा ना सेंटेंस में, तो वर्ब तो नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। राइडिंग अलोंग द रोड ही फेल डाउन, रोड पर राइडिंग करते वक्त वह गिर गया, तो यानी कर रहा था ना, या तो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो ये पार्टिसिपल है, तो ये गलत है। जिरंड, जिरंड पूछा ही इज फॉन्ड ऑफ राइडिंग, यहां पर नाउन की तरह यूज हुआ है ये, क्यों, क्योंकि वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है। देखो राइडिंग हो थोड़ी रही है सेंटेंस में, तो ये क्या है, जिरंड है। आया समझ में, जिरंड V1 प्लस ing होगा, नाउन की तरह यूज होगा, जिरंड होगा। पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल की जगह यूज होगा तो क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। चले आगे, हमेशा V1 प्लस ing होगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज पहचानना है। वेट अंटिल आई कम, नहीं। वेयर द पाइपर अंटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आता। वेट अंटिल आई कम, ये नाउन क्लॉज नहीं है, टाइम के बारे में बता रहा है, समय के बारे में, जब तक मैं नहीं आता। वेयर द पाइपर वेंट,
वेयर द पाइपर वेंट द चिल्ड्रन फॉलोड, नहीं इसमें तो कोई वो नहीं है। द पेन दैट आई बॉट इज लॉस्ट, जो पेन मैंने खरीदा वह गुम हो गया। पेन की विशेषता बताई जा रही है ना, कौन सा पेन, जो पेन मैंने खरीदा वह गुम हो गया, तो पेन के बारे में विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज है जो नाउन की विशेषता बता रहा है। तो वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन टू एनीवन, हाँ ये देखो, जो नाउन क्लॉज क्या होता है, जो क्लॉज हमें ये बता दे कि कहां रहता है, कोई जगह, जो कोई नाम फिट हो रहा है ना उसमें, वेयर ही लिव्स कहां रहता है, तो उसका जवाब दे रहा है वो कि वो जगह पता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, नाउन क्लॉज है। क्लियर हुआ? आगे चले। क्लॉज की क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, जाकर देख लेना अगर अभी तक नहीं देखी है तो, ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है, 2x स्पीड में लगा के देखोगे फटाफट रिवीजन हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इन दी सेंटेंस वी हैड अ लवली टाइम विद देम, इस सेंटेंस में देखो वी हैड अ लवली टाइम विद देम, लवली क्या है, जिस वर्ड के बारे में पूछा है उसको सर्कल लगा दो, लवली के बारे में पूछा है। अब लवली किसके बारे में, क्या है लवली, वी हैड अ लवली टाइम, लवली क्या निकला हमारा, समय, खूबसूरत क्या निकला, समय निकला, तो टाइम क्या है, टाइम नाउन है ना, टाइम तो नाउन है ये पता है, तो जो नाउन के बारे में और बता रहा है, नाउन से जिसका संबंध है, ये क्या हुआ भाई, ये एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि इसका संबंध नाउन से है इसीलिए ये एडजेक्टिव हो गया। हुआ क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज, शेफर्ड कभी स्कूल नहीं गया था, ये किसने लिखा है भाई, ये किसने लिखा, नहीं कौन सा चैप्टर है पहले तो ये बताओ, ये चैप्टर का नाम है द शेफर्ड ट्रेजर, कौन सा चैप्टर है, द शेफर्ड ट्रेजर, ठीक है। शेफर्ड ट्रेजर लिखा किसने, इरानियन फोकटेल है, इसका कोई फिक्स्ड ऑथर नहीं है। अब बताइए, क्योंकि वो स्कूल स्टडीज में, पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो फीस नहीं दे सकता था, स्कूल ने एडमिशन नहीं लिया, या देयर वर अ फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, तो जो शेफर्ड है वो स्कूल क्यों नहीं गया था, क्योंकि उस समय में स्कूल बहुत कम होते थे, ठीक है भाई, सो 4 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द गिवन पैटर्न, कौन सा पैटर्न सही है, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट आपको पता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब आपको पता है क्रिया, सहायक क्रिया वर्ब होती है जो काम हो रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी जो सब्जेक्ट के बारे में ही और ज्यादा जानकारी दे रहा है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देख लेते हैं, आई नो हिज एड्रेस, आई तो हो गया सब्जेक्ट, नो हो गया वर्ब और एड्रेस हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसमें तो मैम है ही नहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो कुछ है ही नहीं भाई, आई के बारे में जानकारी थोड़ी दी जा रही है, बताया कि मुझे उसका पता है, एड्रेस पता है। शी वॉन्ट्स टू गो, वह जाना चाहती है, सब्जेक्ट हो गया, शी वॉन्ट्स वर्ब हो गई है ना, टू गो वह जाना चाहती है, ये तो मैम नहीं। दिस इज अ पेन, सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, इज अ पेन, ये पेन क्या है, ये पेन, ये दिस ही तो है, तो ये दिस सब्जेक्ट है, पेन के बारे में, पेन दिस के बारे में तो बता रहा है, तो मैम ये तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। द बेल हैज रंग, बेल बज गई, सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब है। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में और कौन बता रहा है, ये पेन बता रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये तो सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थर्ड ऑप्शन के साथ फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन शी हर्ड द लिटिल ऑर्फन क्राइंग, जब उसने सुना एक छोटे से अनाथ बच्चे को रोते हुए, डैश मदर इन हर वॉज राउज्ड, जो माँ है उसके अंदर वो जाग गई, अ एन जीरो आर्टिकल या द, जीरो मतलब कोई आर्टिकल नहीं आता, जब उसने रोते हुए बच्चे को सुना तो उसके अंदर की माँ जाग गई, भाई कोई भी माँ जाग गई, कोई भी माँ थोड़ी जाग गई, उसके अंदर तो एक ही माँ होगी ना, उसके अंदर जो भावना है माँ की वो तो एक ही माँ की होगी, तो स्पेसिफिक की बात की जा रही है, तो ए तो नहीं आएगा, एन वोवल के साथ आता है, जीरो की कोई जरूरत नहीं, यहां पर द, क्योंकि हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, उसके अंदर की माँ जाग गई, द मदर इन हर अराउज्ड, ठीक है, क्या हो गया भाई, द मदर इन हर अराउज्ड, तो इसका राइट ऑप्शन है 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन टू जॉडीज फादर, जॉडी के फादर को क्या हुआ था, कौन से चैप्टर से ये कैरेक्टर जॉडी, ये है द जॉडीज फॉन से है,
किससे है? द जॉडीज फोन से है। क्या हुआ था भाई जॉडी, और लिखा किसने है इसको? मार्जोरी किनन रॉलिंग्स। मार्जोरी किनन रॉलिंग्स ने लिखा है। क्या हुआ था जोडी के फादर को भाई? डो ने अटैक कर दिया था, रेटल स्नेक ने, बीज ने खा लिया था, डाइंग, वो मर गया था, मर रहा था, नहीं, उसको किसने खा लिया था? रेटल स्नेक ने, है ना। फिर जॉडी क्या करता है? उस रेटल स्नेक को मार देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि अरे इसका बच्चा तो ऐसे ही रह गया, मैं अपने बाप को बचाने के चक्कर में इसकी माँ को मार दे, उसका ध्यान कौन रखेगा? तो उसको थोड़ा तरस आ जाता है, उस फोन को वो ले जाता है उसके बच्चे को, इसलिए उस चैप्टर का नाम क्या हो जाता है? जॉडीज फोन। ठीक है, हुआ क्लियर? देखो आपको एक ही पेपर के थ्रू कितनी एनसीईआरटी आपकी रिवाइज हो रही है ना, क्योंकि सारे ऑप्शंस पढ़ाए जा रहे हैं तो अच्छे से रिवीजन हो रहा है। हु इज द फादर ऑफ रेज इन अ पैक्ट विद द सन? फिर भी आप लोग चैनल को ना शेयर करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, है ना। इतनी आपको मेहनत से मैं दे रही हूँ, चैनल को भाई शेयर करो अपनी लर्नर कम्युनिटी के साथ, बताओ लोगों को आसपास कि हाँ एक आरती मैम है जिन्होंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ाना शुरू किया, देखो भाई उनका चैनल जाकर, थोड़ी करो कृपा। हु इज फादर ऑफ रेज इन अ पैक्ट ऑफ सन? इन अ पैक्ट विद द सन में रेज के फादर कौन है? तो भाई देखो रेज क्या होती है? किरणें। किसकी किरणें? सूरज की, है ना। किरणें किसकी होती है? सूरज की। तो किरणों के डैडी कौन हो जाएंगे? द सन डैडी हो जाएंगे, है ना। कौन हो जाएंगे डैडी? द सन हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड रेकर्ड एज अ नाउन? रेकर्ड एज अ नाउन, नाउन क्यों बोला? क्योंकि देखो दो अलग अलग चीजें हैं, तो इसने पूछा है एज अ नाउन, नाउन के तौर पर उसका सही ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? तो इसको हम रेकर्ड पढ़ेंगे, रिकॉर्ड नहीं पढ़ेंगे। जो रिकॉर्ड होता है आपका, जो हम किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, और वीडियोस बनाते हैं जो, और रिकॉर्ड होता है जो रिकॉर्ड बनाते हैं हम, जैसे नया रिकॉर्ड बनाया है किसने? विराट कोहली ने नया रिकॉर्ड बनाया, सचिन तेंदुलकर ने। तो यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है, वो होता है वर्ब की तरह, ठीक है, इसलिए नाउन बोल रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है तो ट्रांसक्रिप्शन भी अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो रिकॉर्ड, तो रे र र र र सही है। ए के लिए क्या यूज करेंगे? ए के लिए ये यूज करते हैं, ये, तो ये किस में है? इसमें नहीं है, तो री हो गया इसका, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन री हो गई गलत, ये तो है ही नहीं, गलत। ठीक है, तो यही वाला बचा रे कर्ड, और र के लिए ये यूज करते हैं, डी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हो गया, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। सही सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। सही सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। ही हैड स्कार्सली रीच द स्टेशन देन इट बिगेन टू रेन। मुश्किल से वो स्टेशन पहुंचा था, देन ये तो कंपैरिजन वाला देन है, ये कैसे आ जाएगा? और वैसे भी स्कैर्सली, हार्डली, इन सब को किसके साथ कंपेयर करते हैं? व्हेन के साथ। ही हैड स्कार्सली रीच द स्टेशन व्हेन इट बिगेन टू रेन। फिर है नाइदर ही इज अ रोज नॉर अ मैडमैन, ना तो वो एक रोज है ना मैडमैन है। ही इज नाइदर ऐसे आता, ही इज नाइदर अ रोज नॉर अ मैडमैन, ये भी गलत है। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज रश्ड आउट ऑफ द देयर क्लास। ये क्वेश्चन सेंटेंस एकदम सही है। और नो सूनर वाले ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एच टेट के लिए फेवरेट है, एच टेट के, स्टार लगा देना। नो सूनर डिड द, नो सूनर का मतलब होता है एज सून एज, ये भी पेपर आया हुआ है कि एज क्वेश्चन आया हुआ है कि एज सून एज, इसका क्या मतलब है? तो नो सूनर डिड, ठीक है, नो सूनर डिड द मतलब बेल, बस घंटी बजी ही नहीं थी कि बच्चे लड़के जो है बाहर बाहर निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शन करेक्टली। शी डैश सिट फॉर आवर्स इन द गार्डन एंड निट। वो घंटों तक बैठ सकती है गार्डन में और निट बुनाई कर सकती है। पास्ट हैबिट बतानी है। वुड, माइट, डेयर या ऑट टू। पास्ट हैबिट के लिए माइट होता है स्लाइट पॉसिबिलिटी में, डेयर हिम्मत, ऑट टू मतलब करना ही पड़ेगा, नहीं। वुड, वुड पास्ट एबिलिटी को दिखाता है, ऐसे ही अगर मोडाल होता पास्ट एबिलिटी को तो कुड हो जाता, ठीक है, इसीलिए वुड आएगा यहां पर। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन, पैसिव फॉर्म में बदलना है। द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल। द मेसन, मिस्त्री वॉल को, दीवार को बना रहा है। देखो जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं ना, तो टेंस नहीं बदलता है, मतलब तो बदलता ही नहीं है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में, टेंस नहीं बदलता है। टेंस किस में बदलता है भाई? स्पीच में बदलता है, नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस बदल जाता है, इसमें नहीं बदलता है। द वॉल इज बिल्ट बाय मेसन, बनाई गई, इज बिल्ट उसके द्वारा बनाई गई है, नहीं, है ना, टेंस बदल गया। भाई बनाई जा रही है, द मेसन बना रहा है वॉल को, द वॉल वॉज बीइंग, वॉज नहीं, गलत। द बॉल
द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन, बनाई जा रही है, ये सही है। द वॉल हैज बीन बिल्ट, नहीं, गलत। ठीक है, तो टेंस कभी नहीं बदलता है, ध्यान रखना, ना टेंस बदलती है ना सेंस बदलती है। नेक्स्ट देखिए, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देयर वॉज हार्डली एनी फूड इन द हाउस। मुश्किल से खाना है घर में, मुश्किल से, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू। फ्यू और लिटिल के बीच का पहले तो कंफ्यूजन समझो, तभी इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। एक होता है आपका फ्यू और दूसरा होता है आपका लिटिल। भाई फ्यू लगाते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ। कहां लगाते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ, जिन चीजों को काउंट कर सकते हो। और लिटिल लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिन चीजों को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, फूड को काउंट किया जा सकता है? मैम नहीं किया जा सकता, तो इस फ्यू को काट दो। ए लो, यहां से काट दिया मैंने। अब मैम लिटिल लगाएं, अ लिटिल लगाएं या द लिटिल लगाएं, ये भी सुन लो। जब आपको पता चल गया कि चीज आपकी अनकाउंटेबल है, लिटिल आएगा। लेकिन वो जो लिटिल है, एक होता है पॉजिटिव सेंस में। जैसे मैं बोलूं कि आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव लिटिल मिल्क टू मेक द टी, मतलब मैं अभी चाय बना सकती हूँ, थोड़ा दूध बचा हुआ है, मेहमानों के लिए बना दूंगी। पॉजिटिव सेंस निकल के आ रही है तो अ लिटिल आएगा, लिटिल नहीं, आई हैव अ लिटिल मिल्क, क्योंकि पॉजिटिव सेंस आ रही है। पॉजिटिव सेंस के लिए क्या आएगा? अ लिटिल। अगर मैं बोलूं देयर वॉज हार्डली एनी फूड इन द हाउस, मतलब मुश्किल से खाने को दाने पड़े और तुम्हें बाहर दोस्तों को जिमाना है, ठीक है, यानी नेगेटिव सेंस निकल के आ रही है, तो मैम सिर्फ लिटिल लगाएंगे, नेगेटिव सेंस। और अगर स्पेसिफिक है कि कितना है, बता दिया है कि कितना है और काम चल सकता है, पॉजिटिव में स्पेसिफाई कर दिया, तो द लिटिल आएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है देयर वॉज हार्डली एनी फूड इन द हाउस, मतलब मुश्किल से खाना है घर में, तो मुश्किल से खाना है घर में, तो नेगेटिव सेंस निकल के आ रही है, इसीलिए अ नहीं लगाएंगे, सीधा क्या लगाएंगे? लिटिल। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? चले आगे। अच्छा लगा कॉन्सेप्ट तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बता देना मुझे भाई, शेयर सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं भाई। हु इज द पोएट ऑफ द रिबेल? रिबेल के पोएट कौन है भाई? रिबेल के पोएट हैं, बताओ? डीजे एंड राइट। जो डीजे बजाते हैं ना, वहीं जाके लड़ाई झगड़ा हो जाता है, रिबेल हो जाता है वहां पर, तो इसीलिए डीजे बजाओगे तो रिबेल होगा ही होगा, तो डीजे के रिबेल है। जॉन गैल्सवर्दी ने कौन सी लिखी है भाई? जॉन गैल्सवर्दी ने मैम लिखी है क्वालिटी, अभी बताई थी आपने ऊपर, जिसमें वो बूट मेकर था, है ना, गेस्लर जो स्टारवेशन से मर जाता है। मिल्डर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी है ये लिखी है भाई द स्क्वेरल, मिल्डर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी है द स्क्वेरल। शर्ली बोअर ने, बता दो मैम, शर्ली बोअर ने लिखी है ट्रीज। ट्रीज तो मैम एक और पोएम है जो आपने बताई थी, एंड्रीन रिच ने लिखी है 10th क्लास में, लेकिन वो तो बेटा द ट्रीज है। कौन सी है? द ट्रीज, कंफ्यूज मत हो जाना, द ट्रीज एंड्रीन रिच ने लिखी है और ट्रीज शर्ली बोअर ने लिखी है। ठीक है, चले आगे। चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द कॉन्सेप्ट स्टेटेड इन द ब्रैकेट। इट डैश रेन टुमारो, हो सकती है बारिश, पॉसिबिलिटी है, मस्ट, होगी ही होगी, होनी चाहिए भाई बारिश, कह दिया इंद्रदेव को, नहीं बरसा तो गुस्सा हो जाऊंगा भाई, इंद्रदेव तुम्हारे फूफा लग रहे हैं। इट डैश रेन टुमारो, शुड, होनी चाहिए बारिश, क्यों भाई आपने बोल दिया तो होनी चाहिए? नहीं। इट मे रेन टुमारो, पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, लग रहा है इंद्रदेव कर दें बारिश तो गर्मी हो जाए कम, है ना, पॉसिबिलिटी है। इट शैल, कल होगी, भाई तुम कहाँ वेदर फोरकास्ट में क्या चीफ ऑफ वेदर फोरकास्ट लग रहे हो क्या जो बता रहे हो? ठीक है, तो इट मे, पॉसिबिलिटी है भाई, हो सकती है, ठीक है, होता कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सी बात गलत है? कंटेंट वर्ड्स आर ओके, कंटेंट वर्ड, फॉर्म वर्ड, कंटेंट वर्ड, फॉर्म वर्ड। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को जब करना अटेम्प्ट, फिर आप ही कर देना, फिर मैं नहीं करूंगी, फिर आप ही बता देना। देखो भाई, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड होता है उसको मेनली दो कैटेगरी में, वर्ड मतलब कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द, उसको दो कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक तो हमने कर दिया कंटेंट वर्ड्स, बोल दिया कुछ होते हैं कंटेंट वर्ड, बाकी के बचे हुए थे फॉर्म वर्ड्स। ठीक है, कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं मैम? कंटेंट, भाई कंटेंट वो होता है जिसका कुछ मतलब निकल के आए ना, ऑप्शन आप तो कंटेंट नहीं होता है, तो कंटेंट वर्ड्स वो होते हैं जिनका कुछ मीनिंग निकल के आए, जो सेंटेंस में मीनिंग, मेन मीनिंग को कैरी करते हैं, जिनकी वजह से सेंटेंस की कुछ सेंस बनती है, वो होते हैं कंटेंट वर्ड।
ठीक है। फिर मैम फॉर्म वर्ड्स क्या होते हैं भाई? फॉर्म वर्ड्स बाकी के शब्द बच गए जो आपके सेंटेंस को बनाने में मदद कर रहे हैं, उसको ढांचा दे रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसको फंक्शन दे रहे हैं। जो ग्रामर है, जो आपकी प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इज एम आर है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब फॉर्म वर्ड्स हैं। अच्छा, तो ये फॉर्म वर्ड मतलब मैम फंक्शन देते हैं सेंटेंस को, फंक्शन करवाते हैं जी, फंक्शन करवाते हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर दे रहे हैं सेंटेंस को, तो ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स भी होते हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स भी होते हैं और ये फंक्शनल वर्ड्स भी होते हैं। अच्छा, कंटेंट वर्ड्स का भी मैम ऐसे कुछ और नाम है? ये तो बुरा मान जाएगा। बिल्कुल नाम है। क्या है? लेक्सिकल वर्ड्स। ठीक है, सुना भी होगा आपने बहुत, लेक्सिकल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स को बोलते हैं लेक्सिकल वर्ड, फॉर्म वर्ड को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चरल वर्ड। मोटी मोटी बात, शब्दों को अंग्रेजी भाषा में दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कंटेंट वर्ड, फॉर्म वर्ड। कंटेंट वर्ड जो जो सेंटेंस को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं वो शब्द, जैसे क्वालिटी, क्विकली, स्लोली, है ना, ये होते हो गए आपके कंटेंट वर्ड। फंक्शनल वर्ड, स्ट्रक्चरल वर्ड, फॉर्म वर्ड जो ग्रामेटिकल ढांचा देते हैं आपके सेंटेंस को, जैसे जैसे इज एम आर, जैसे कंजंक्शन, जैसे प्रपोजिशन, जैसे प्रोनाउन। ठीक है, ये सब हो गए फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, फॉर्म वर्ड्स, और कंटेंट को लेक्सिकल वर्ड भी कहते हैं। अब इसका मैं नहीं बताऊंगी आंसर, अब इसका आंसर आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया भाई, टीचर का काम होता है कॉन्सेप्ट बताना, बच्चों का काम होता है सवाल का जवाब बताना। बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कौन सा कथन गलत है? कंटेंट वर्ड और नाउन्स एंड प्रोनाउन, कंटेंट वर्ड नाउन और प्रोनाउन होते हैं। भाई देखो, कंटेंट वर्ड नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ये बात वैसे सही है पर गलत भी है, लेकिन इसमें सही माननी है, इसको मैं बता देती हूँ ये सही है, यानी इसका आंसर ये तो नहीं है। वैसे तो देखो, कंटेंट वर्ड प्रोनाउन कैसे हो सकते हैं? प्रोनाउन की मीनिंग निकल के नहीं आता, लेकिन अगर आप गूगल भी करोगे ना इसको कि कंटेंट वर्ड और नाउन एंड प्रोनाउन, इस क्वेश्चन के संदर्भ में ये कथन सही मान लिया इन्होंने, क्योंकि हाँ कुछ नाउन्स होते हैं जिनका मतलब भी होता है, जैसे टाइम भी एक नाउन है, बुक भी एक नाउन है, अब इनका भी मतलब है, इस संदर्भ में इसको सही मान लिया। ठीक है, इसका मैं बता देती हूँ, ये इसका आंसर नहीं है, बाकी 3 में से बता देना आप। फॉर्म वर्ड्स आर कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन, अभी बताया था मैंने। फॉर्म वर्ड्स बताओ क्या होते हैं? कंजंक्शन प्रपोजिशन है, बात सही है तो सही कर देना। कंटेंट वर्ड आर नॉट स्ट्रक्चरल वर्ड, कंटेंट वर्ड स्ट्रक्चरल वर्ड नहीं होते हैं, जो गलत बात है। हाँ, ये तो सही बात है, कंटेंट वर्ड स्ट्रक्चरल वर्ड थोड़ी होते हैं, ये भी सही है। फॉर्म वर्ड्स आर नॉट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वर्ड, फॉर्म वर्ड्स आपके स्ट्रक्चरल वर्ड नहीं होते। क्या बताया है, क्या लिखा है ये बताओ ना, ये क्या लिखा है? फॉर्म वर्ड्स क्या होते हैं और ये इसमें क्या लिखा है? अब इसका आंसर अपने आप बताओगे आप मुझे नीचे। What jobs did मैकफर्सन एंड वुल्फ हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर? मैकफर्सन और वुल्फ कौन से चैप्टर के कैरेक्टर है, पहले ये बताओ। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, पूरा नहीं लिख रही, बहुत बड़ा है। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ऑथर कौन है इसके भाई? ऑथर है इसके माइकल मोरपुर्गो। कौन है? माइकल मोरपुर्गो। ठीक है, तो मैकफर्सन और वुल्फ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड। मैकफर्सन और वुल्फ सोल्जर बनने से पहले दोनों क्या थे भाई? मैकफर्सन एक स्कूल टीचर था और वुल्फ एक सेलो प्लेयर था। ठीक है, मैकफर्सन सेलो प्लेयर नहीं, मैक वुल्फ फुटबॉल नहीं, वो तो नहीं। हाँ, मैकफर्सन स्कूल टीचर था और वुल्फ एक सेलो प्लेयर था, तो इसका राइट आंसर है 4। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैच द फॉलोइंग करेक्टली, सही सही मैच करना है। कम्युनिकेटिव अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, बाइलिंगुअल मेथड। सबसे पहले आप बाइलिंगुअल को लगा दो जिससे आसान हो जाए, सीजे डॉटसन। बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया है? सीजे डॉटसन ने दिया है। फिर सिचुएशनल अप्रोच, ये तो बहुत आसान है, देखो लिख रहा है लैंग्वेज आइटम एंड रियल सिचुएशन से जो हैंडल कर ले वो सिचुएशनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बनाती है। कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसमें कम्युनिकेशन ज्यादा और स्ट्रेस कम, मतलब स्ट्रेस या ग्रामर कम। ठीक है, तो ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, ए का 4 तो इसमें ही है, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड, बिल्कुल तो यही इसका राइट ऑप्शन है। चले आगे, नेक्स्ट देखिए भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरीवन टुडे इज लॉन्गिंग टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, द अबव लाइंस अकर इन। भाई पोयम से सीधी सीधी लाइंस उठा के पूछी जाती हैं स्टेट में, तो लाइन टू लाइन पोयम पढ़ा रखी, गलती मत करना, पढ़ लेना सारी। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना। ये जो लाइन है ये किससे ली गई है भाई? तो ये जो लाइन है वो लिखी गई है किससे? वंडरफुल वर्ड से। ठीक है, किससे ली गई है? वंडरफुल वर्ड से। वंडरफुल वर्ड्स किसने लिखी है भाई? मैरी ओ नील ने लिखी है। किसने लिखी है? मैरी ओ नील ने।
वोकेशन किसने लिखी है भाई? R.N. टैगोर ने लिखी है वोकेशन। अ हाउस अ होम किसने लिखी है? लॉरेन एम हॉली। तो LM हॉली लिख देती हूं मैं, लॉरेन एम हॉली ने। और ब्यूटी आपको पता ही है, फर्स्ट क्वेश्चन था, E.A. शूरे ने। ठीक है, सो E.A. शूरे ने। चले आगे, नेक्स्ट देखिए। चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सही असर्टिव फॉर्म बतानी है। शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज? क्या मुझे हैप्पी डेज कभी भूलने चाहिए? कौन से? ये इंटेरोगेटिव में, इसको असर्टिव में बदलना है। आई शेल नॉट नेवर, नॉट और नेवर एक साथ आता ही नहीं, यही गोला काट दो इसको, यही कर दो इसका कत्ल। आई शेल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, मुझे कभी भी वो हैप्पी डेज नहीं, बिल्कुल शेल का शेल है, असर्टिव का असर्टिव है बिल्कुल। आई शुड, शेल का शुड नहीं बनेगा। आई कैन, कैन आएगा ही नहीं भाई, शेल का शेल रहेगा। आई शेल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉग इन सर्च ऑफ अ न्यू मास्टर फाउंड द मास्टर इन विच ऑर्डर? कौन से चैप्टर से लिया गया है? हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, ये चैप्टर है। कैसे, किस क्रम में मिलता है भाई डॉग को मास्टर? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड। बियर, वुल्फ, लायन, मैन नहीं, सबसे पहले उसको मिलता है वुल्फ। ठीक है, वुल्फ ढूंढो, सबसे पहले वो वुल्फ, वुल्फ हाँ इसमें है, वुल्फ नहीं, वुल्फ के बाद बनाता है वो बियर को, ये भी गलत है भाई। सबसे पहले वो बनाता है किसको? वुल्फ को। फिर वो देखता है वुल्फ तो बियर से डरता है, तो मैं क्यों ना बियर को ही बना लूँ, भालू को ही बना लूँ, छोड़ो इस वुल्फ को, काटो। फिर आ गया वो बियर के ऊपर। अब उसने देखा ये बियर भी लायन से डर रहा है, फिर इस बियर का क्या फायदा, इसको भी भगाओ, हटो, मैं ज्यादा ताकतवर को बनाऊंगा ना, काट दिया। फिर आ गया वो लायन का, लायन को बना लिया उसने मास्टर। उसने देखा यार लायन भी इंसानों से डरता है, इसका मतलब सबसे ताकतवर तो इंसान है, इंसानों को ही बनाओ मास्टर। इस तरीके से लास्ट में जाके डॉग कैसे किसको बनाता है? मैन को मास्टर बना लेता है। सो 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेबल? कौन सा इसमें फेबल है? ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, द एंट एंड द क्रिकेट, दिस इज जॉर्डीज फोन ए चिल्ड्रन नेटवर्क। फेबल भाई क्या होती है? फेबल वो होती है जिस पोयम में क्या होते हैं? एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, एनिमल्स कैरेक्टर। ऑन द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट, ये एक फेबल नहीं है, ये एक सोनेट है। ठीक है, एक सोनेट है। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है? ये एक सोनेट है, जॉन कीट्स ने लिखा है। एंट एंड द क्रिकेट, ये एक फेबल है। ठीक है, इसमें एंट और क्रिकेट ये क्या है? कैरेक्टर्स हैं। ग्रास ओपर और क्रिकेट में क्यों नहीं? क्योंकि ग्रास ओपर, क्रिकेट ये अर्थ की ब्यूटी के, सॉन्ग की ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं। एंट एंड द क्रिकेट फेबल है, वो भी किससे ली गई है फेबल? भी एसोप्स फेबल से। किससे ली गई है? एसोप्स फेबल से। दिस इज जॉर्डीज फोन, दिस इज जॉर्डीज फोन तो आपको पता है मार्जोरी किनन रोलिंग्स लिखा। चिल्ड्रन नेटवर्क रविशंकर ने और गीता वुल्फ ने लिखा है। ठीक है, जया वेलू जिसमें कैरेक्टर होते हैं। लो अगला क्वेश्चन जया वेलू का ही आ गया, उसी को याद कर रहे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कौन सी बात गलत है? वेलू रैन अवे फ्रॉम होम टू एस्केप हिज फादर्स बीटिंग। वेलू अपने घर से भाग गया अपने बाप के पिटाई के डर से। सही बात है। द गर्ल वेलू मेट वॉज अ रैग पिकर, जिस लड़की से मिला था, गर्ल कौन थी? जया। जिस लड़की से जया से मिला था वो एक रैग पिकर थी। बिल्कुल सही बात है। हर नेम वॉज जया, बिल्कुल सही बात है। जैम, गलत चुनना है, गलत। ठीक है, जैम बाजार जग्गी नेवर बॉट एनीथिंग फ्रॉम रैग पिकर्स, नहीं ये गलत है, उन्होंने कभी कुछ नहीं खरीदा। अरे वो तो कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, है ना, जो भी काम की चीजें थी कचरे बीनने वालों पे से वो तो खरीदते थे, तो ये गलत बात है, यही इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हु सिंग्स द सॉन्ग दैट सिंबलाइज द पोएट्री ऑफ द अर्थ? कौन गाना गाता है जो अर्थ की पोएट्री को सिंबलाइज करता है? ग्रास होपर एंड द क्रिकेट, बर्ड फ्रॉस्ट है, ग्रास होपर ओनली? नहीं भाई, ग्रास होपर एंड द क्रिकेट है ना। पोएम किसकी है? जॉन कीट्स की है, सोनेट है। ग्रास होपर ऑन द क्रिकेट गाना गाते हैं वो जो अर्थ की पोएट्री को सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, अब नेक्स्ट है पोयम। ठीक है, पोयम है 141, यानी लास्ट 10 क्वेश्चन सभी इस पोयम के ऊपर ही बेस्ड हैं। पोयम कर लेते हैं और फटाफट से। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। वो कह रहे हैं लव केम टू फ्लोरा, लव आया फ्लोरा के पास, आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक फ्लावर मांगने के लिए, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, और वो फ्लावर क्या होना चाहिए? जो कि मतलब रानी होना चाहिए, सभी फूलों में से रानी, जो बढ़िया रानी हो। ठीक है, सभी फूलों की रानी।
द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। वो कह रही है, अब कौन जवाब दे रही है? फ्लोरा। फ्लोरा क्या कहती है? द लिली एंड द रोज, जो लिली है और जो रोज है वो बहुत लंबे समय से राइवल्स यानी एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं उस ऑनर के लिए। किस? अनडिस्प्यूटेड क्वीन यानी रानी बनने के लिए। रोज भी उतनी ही कैपेबल है और लिली भी उतनी ही कैपेबल है। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर यानी एक वो जो मतलब पोएट्स हैं जो वो बता रहे हैं, पोएट्स एक तरीके से इन चीजों को यूज करते हैं, रोज को भी लिली को भी। हैड संग देयर क्लेम्स, मतलब बार्ड्स ऑफ पावर यानी पोएट्स ने, जो पोएट्स हैं उन्होंने भी अपने इसका दावा किया इस बात का। द रोज कैन नेवर टावर, कि रोज को मतलब कोई हरा नहीं सकता। लाइक द पेल लिली, रोज भी अपने आप में बहुत एक बढ़ चढ़ के माना जाता है। लाइक द पेल लिली विदर जूनोमेन, और पेल लिली किसकी तरह है? जूनोमेन की तरह। ठीक है, किसकी तरह बताई गई है? जूनोमेन। बट इज द लिली लवलियर, लेकिन वो कहता है कि तो क्या मतलब लिली ज्यादा अच्छी है उनमें से? दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकिस बॉवर, और इस तरीके से मतलब दोनों के बीच में क्या है? एक प्रतिद्वंद है, एक लड़ाई है। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज रोज, अब कौन कह रहा है? लव। अब लव मांग रहा है गिव मी अ फ्लावर, ठीक है तो मुझे ऐसा फूल दे दो जो रोज की तरह डिलीशियस हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और लिली की तरह अपने गर्व में खड़ा हो, जैसे लिली व्हाइट है ऐसा ही हो। बट ऑफ व्हाट कलर, अब भाई फ्लोरा से मांग रहा है तो फ्लोरा पूछ रही है लेकिन कौन से कलर का दूं? तुमने तो बोल दिया कि रोज की तरह डिलीशियस हो और प्राइड हो उसमें लिली की तरह, लेकिन कलर कौन सा? रोज रेड लव फर्स्ट चूज, लव ने पहले क्या चूज किया? ठीक है रोज रेड, रेड कलर का रोज दे दो। देन प्रेड नो लिली व्हाइट, लेकिन फिर उसने कहा नहीं चलो लिली व्हाइट दे दो, व्हाइट कलर का लिली, और बोथ प्रोवाइड, या दोनों दे दो मुझे। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड, और फ्लोरा ने लोटस दे दिया जो रोज रेड, रेड कलर का डाइड था, डाई कर का। एंड लिली व्हाइट द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और लिली व्हाइट जो कि क्वीनलीस्ट फ्लावर है वो ब्लो, उड़ जाता है। ठीक है, सो ये है आपकी पोयम। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हु केम टू फ्लोरा फॉर चूजिंग द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, कौन आया फ्लोरा के पास क्वीन ऑफ फ्लावर्स को चुनने के लिए? रोज, लव, लिली या बार्ड्स? भाई फ्लोरा से लव मांगने कौन आया था? लव केम टू फ्लोरा। देखो ये रहा, आपको बिल्कुल अंडरलाइन करके बता दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लव केम टू फ्लोरा, कौन आया? लव आया, तो आंसर आ गया 2। आगे चले, अंडरलाइन करते चलेंगे, आंसर बताती चलूंगी। पोयम समझाई दिए। हु वर द राइवल्स फॉर द क्वीनशिप, क्वीनशिप के लिए कौन से दो फूलों में लड़ाई हो रही है? द रोज एंड द लिली, ये तो आसान सा है, देखो द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट ऑनर, ये वाली लाइन। ठीक है, तो रोज एंड द लिली क्या है? राइवल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द ब्यूटी एंड द स्टेटलीनेस ऑफ लिली इज सिमिलर टू दैट ऑफ, जो ब्यूटी है, खूबसूरती और स्टेटलीनेस किसकी? लिली की, वो किसकी जैसी है? रोज की जैसी, फ्लोरा की जैसी, जूनो की जैसी, है लोटस की जैसी है? देखो लाइक द पेल लिली विदर जूनोमेन, किसकी तरह है? जूनो की तरह। ठीक है, किसकी तरह उसकी ब्यूटी? जूनो की तरह है, रोज की तरह नहीं है। रोज से तो वो राइवलरी है, ठीक है, रोज अपने आप में एक फ्लावर है, लिली अपने आप में, दोनों अपने आप में अच्छे हैं, बहुत दुश्मनी है। फ्लोरा तो भाई पूरा वो बगीचा है, पूरी वो जो जिसको बोल रहे गार्डन है पूरा। लोटस अलग फ्लावर है। ठीक है, तो थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बट ऑफ व्हाट कलर दीज लाइन आर स्पोकन बाय, किसने बोली है? बट ऑफ व्हाट कलर, देखो यहां आ जाओ। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, भाई फ्लावर मांगने कौन आया है? लव आया है, तो लव बोल रहा है गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, रोज की तरह डिलीशियस फ्लावर दे दो, लिली की तरह स्टेटली इन हर प्राइड दे दो। फिर फ्लोरा पूछ रही है बट ऑफ व्हाट कलर, किससे पूछ रही है? लव से पूछ रही है, फ्लोरा लव से पूछ रही है। तो बट ऑफ व्हाट कलर किसने बोला है? द बार्ड्स नहीं पूछ रहे हैं, लव फ्लोरा को नहीं पूछ रहा है, रोज नहीं, फ्लोरा टू लव, फ्लोरा पूछ रहा है लव को। आया समझ में? है ना, आंसर हो गया 4। देखो पैसेज और पोएम्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते, अगर आपने कंटेक्स्ट उसका सही से पढ़ लिया है तो, समझ लिया है तो फिर आसान है। और ये बहुत स्कोरिंग होते हैं क्योंकि सीधा सीधा देखकर ही नंबर आता है, इसमें तो ये भी नहीं है कि किसी को पहले से ही पता है, किसी को नहीं पता है, बहुत स्कोरिंग है। 5-10 नंबर तो इन्हीं से बना जाओगे अपने।
व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर डिड लव वांट, और लव को कैसा फ्लावर चाहिए, आई वांटेड अ फ्लावर, आई वॉन्टेड अ फ्लावर रेड एज रोज, रोज की तरह रेड कलर का चाहिए, व्हाइट एज लिली चाहिए, रेड एज रोज एंड व्हाइट एज लिली, या डिलीशियस एज रोज। भाई उसने क्या बोला कि रोज की तरह रेड चाहिए व्हाइट चाहिए, नहीं उसने बोला दोनों, लास्ट में बोल दिया था ना उसने, देखो उसने क्या बोल दिया था, पहले उसने बोला कि ठीक है गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज रोज, पहले बोला उसने रेड कलर का रोज दे दो, फिर उसने बोला चलो लिली दे दो व्हाइट, फिर उसने बोला और बोथ प्रोवाइड, मुझे दोनों दे दो, ठीक है। तो उसको कैसे चाहिए, आई वॉन्टेड अ फ्लावर, उसने बोला आई वॉन्टेड अ फ्लावर रेड एज रोज व्हाइट एज लिली, दोनों चाहिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, पिक अ वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स पोएट्स, पोएट्स कौन सा वर्ड, बार्ड्स जूनो साइकी मेन, नहीं, पोएट्स कौन सा वर्ड बता रहा है भाई, बार्ड्स है ना, बार्ड्स का मैंने आपको बता ही दिया था, बार्ड्स क्योंकि उनकी बार्ड्स क्लेम करते हैं, जो पोएट्स हैं वो क्लेम करते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, एक सेकेंड, fill in the blank with the correct option, the lily and the rose long had been, this line is an example of, figure of speech बताना है कौन सा, the lily and the rose long had been, ल l साउंड का रिपीटिशन हुआ है। सिमिली क्या होता है, जिसमें कंपैरिजन हो एज और लाइक का यूज करके, कंपैरिजन एज और लाइक का यूज करके। मेटाफोर होता है विदाउट एज और लाइक का यूज करके, जब कंपैरिजन हो, सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन, जैसे ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज है ना, डायरेक्ट कंपैरिजन है। ऑक्सीमोरन दो अपोजिट चीजें, अपोजिट थॉट्स हो जाते हैं। और एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन, कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन, और एसोनेंट साउंड का वॉल साउंड का रिपीटिशन होता तो असोनेंस हो जाता। तो यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड का लिली लॉन्ग एल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, तो दिस इज एलिट्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड इन द पोएम इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट से सिमिलर आपको सिनोनिम एक तरीके से बताना है। राइवल्स का मतलब होता है एक दूसरे के दुश्मन, ठीक है, राइवल्स होता है दुश्मन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, स्ट्राइफ का मतलब भी होता है झगड़ा, ठीक है। अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, अनडिस्प्यूटेड मतलब कोई झगड़ा नहीं है वहां पर। क्लेम्स मतलब दावा करना, तो कॉन्फ्लिक्ट किससे मिल रहा है, स्ट्राइफ से मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इज एन एग्जांपल ऑफ, फिगर ऑफ स्पीच बताना, डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली, कंपैरिजन हो रहा है एज का, और एज का यूज करके कंपैरिजन होता है तो क्या होता है भाई, सिमिली होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इन द लास्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पेपर, रोज रेड नो लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड, ये बातें किसने किसको बोली है भाई, रोज रेड उससे लव ने पूछा है ना, ये बात तो क्लियर है, रोज रेड नहीं मुझे तो लिली व्हाइट चाहिए, या फिर मुझे दोनों दे दो, ये सारी बातें किसने बोली है, लव ने बोली है क्लियरली। लव नहीं तो बोला था, पहले बोला रोज रेड दे दो, लिली व्हाइट दे दो, या दोनों दे दो। ABC बाय लव नहीं, बी स्पोकन बाय लव, ए बाय फ्लोरा नहीं, ABC स्पोकन बाय लव, जी हाँ ABC और ओ स्पोकन बाय लव, तो इसका राइट आंसर है 3।